नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो उसी में एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर उपलब्ध किया हूं आपको और लेकर प्रस्तुत किया हूं ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें जो है बीपीएससी द्वारा पूछे जाने वाले हिंदी के 80 जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका अभ्यास हम लोग करेंगे। ये अभ्यास सेट 5वां है। 4 अभ्यास सेट पिछले वीडियो में कराया जा चुका है, ये 5वां अभ्यास सेट है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक किसी भी वर्ग के हिंदी विषय का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे तथा उससे संबंधित जो बातें हैं उसको भी जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीपीएससी में 1-2 नंबर से भी जो छट जाते हैं उनको पता चलता है कि 1 नंबर का क्या योगदान है। तो आप लोग एक नंबर आपके लिए बहुत कीमती है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि कौन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ये आप नहीं कह सकते। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा, समझिएगा और अपने तैयारी को बेहतर कीजिएगा। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभ्यास सेट 5 ये 5वां अभ्यास सेट है। तो इसमें जो है 80 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। 4 अभ्यास सेट हो चुका है, ये 5वां अभ्यास सेट है। अगर आप बीपीएससी 3.0 का नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 726181 5307 पे 249 रुपया पेमेंट करके आप नोट्स और प्रैक्टिस सेट पा सकते हैं। जो पेमेंट कीजिएगा उसका स्क्रीनशॉट हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो हम इधर से आपको नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप स्टेट पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इसी नंबर पे 199 रुपया पेमेंट करके आप जो है उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, तो इधर से हम जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप स्टेट पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पीडीएफ भेज दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। 3 सारी चीज़ों से जुड़कर अपने तैयारी को बेहतर कीजिए और मेरे चैनल पे जो है अपनी जो है तैयारी को मजबूत कीजिए। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। साहित्य का उद्देश्य विवेचन किसने माना है? साहित्य का उद्देश्य विवेचन किसने माना है, आपको बताना है। जो है विवेचन किसने माना है साहित्य का उद्देश्य। तो देखिए, साहित्य का उद्देश्य विवेचन मानने वाले में अरस्तु हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा। ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र में आप जो है देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने रसों का उल्लेख किया है? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने रसों का उल्लेख किया है, आपको बताना है। तो देखिए, भरत मुनि का जो प्रसिद्ध जो है ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, जिसमें 8 रसों का उल्लेख किया है, विकल्प का सही हो जाएगा। अगर ये जो है अलंकार का बात करता तो 4 अलंकार का उल्लेख किया है, ये भी जानकारी रखना है। और 10 दोष और 10 गुण का जो है वर्णन किया है। तो जो है कहीं ना कहीं ये जो है संबंधित है, तो इसे आपको जानना जरूरी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह को उनकी किस आलोचनात्मक कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? डॉक्टर नामवर सिंह को उनकी किस आलोचनात्मक कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, आपको बताने हैं। तो उनकी रचना है कविता के नए प्रतिमान, जिसके लिए उन्हें दिया गया है, विकल्प ग सही हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2 प्रश्न इसी के जैसा दिखाई देते हैं। एक कविता के नए प्रतिमान है जिसके रचनाकार नामवर सिंह है, एक है नई कविता के प्रतिमान जिसके रचनाकार लक्ष्मीकांत वर्मा हैं। तो ये आपको दुविधा में डाल देते हैं, तो इसे आप लोग अच्छे से याद रखने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ?
उदंत मार्तन जो हिंदी का प्रथम पत्रिका है उसका प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ था, ये आपको बतानी है। तो उसका जो है 1826 से प्रकाशन प्रारंभ होता है, जो कलकत्ता से निकलता है। और इसके जो संपादक रहते हैं जुगर किशोर रहते हैं, जुगर किशोर रहते हैं। तो ये आपको जानकारी इतनी रखनी जो है ज़रूरी है, क्योंकि ये हिंदी का प्रथम पत्रिका है, इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 80 जो MCQ है उसमें कितना सही होता है हमें कमेंट करके जो है अंत में बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करके चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, समय निकाल कर चीज़ों को बनाते हैं, ताकि आपका जो तैयारी है अच्छे ढंग से हो सके। आपका स्तर का भी ख्याल रखना होता है, आपके नॉलेज का भी ख्याल रखना होता है, और आप प्रश्नों को भी जो है ख्याल रखना होता है, ताकि अच्छे ढंग से आपका तैयारी हो सके। संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ किसका संस्मरण है? संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ किसका संस्मरण है? तो ये जो है रामधारी सिंह दिनकर का है। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है, VVI प्रश्न है, विकल्प ख सही हो जाएगा। ये झारखंड PGT में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटन चेखव एक इंटरव्यू किसका साक्षात्कार है? एंटन चेखव एक इंटरव्यू किसका साक्षात्कार है? तो ये राजेंद्र यादव का जो है साक्षात्कार है, विकल्प ग सही हो जाएगा। कुछ कुछ आपको नए प्रश्न देखने को मिलेंगे जो एकदम बिल्कुल नए दिखाई देंगे। तो ये प्रश्न जो है दुविधा में डालते, इसलिए इसे यहाँ चित्रित किया गया है। कमलेश्वर का कहानी नहीं है। देखिए, नहीं जो पूछा जाता है उसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि नहीं बारे में जो है आपको दुविधा में डालने के लिए नहीं शब्द का प्रयोग करता है, और आप लोग देखते नहीं हैं तो गलती कर देते हैं। तो इसको आप लोग इससे बचिएगा। तो देखिए, नीली झील, गर्मियों के दिन, दो कहानी जो है कमलेश्वर का है। दोपहर का भोजन जो है अमरकांत का है, अमरकांत का है। इसमें नहीं पूछा है, तो दोपहर का भोजन हो जाएगा, विकल्प ग इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी। मुक्तिबोध के संबंध में यह किसका कथन है? मुक्तिबोध के संबंध में यह जो है किसका कथन है? तो ये जो है नामवर सिंह का कथन है, विकल्प क सही हो जाएगा। इसे आपको याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवारा मसीहा किसके जीवन पर लिखा जीवनी है? आवारा मसीहा किसके जीवन पर लिखा जीवनी है, आपको बतानी है। तो ये जो जीवनी है वो शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर लिखा गया है, विकल्प ख सही हो जाएगा। और किसका जीवनी है? तो विष्णु प्रभाकर ने इसे लिखा है, विकल्प क हो जाएगा। लेकिन यहाँ किसका जीवनी पूछा है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। यह किस आलोचक का कथन है? ये जो कथन है किस आलोचक का है, आपको बताने हैं। तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है, विकल्प क सही हो जाएगा। तो रामचंद्र शुक्ल से संबंधित जो भी कथन है काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, जिसको मैंने यहाँ चित्रित किया है वो VVI प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। हंसते निर्झर दहकती भट्टी किसका यात्रा वृत्तांत है? हंसते निर्झर दहकती भट्टी किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ये जो यात्रा वृत्तांत है ये विष्णु प्रभाकर का है, विकल्प ग सही हो जाएगा। इनकी और एक है ज्योति पुंज हिमालय, ये जो है इनका यात्रा वृत्तांत है, ये भी ज्योतिपुंज हिमालय जो कि प्रसिद्ध है, ये भी देखने को आपको कहीं ना कहीं परीक्षा में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे आप 6 to 8 का तैयारी कर रहे हों या 9 to 10 का या 11 to 12 का, सभी के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी में लगभग एक ही जैसा प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, और इसमें जो है व्याकरण के भी प्रश्न आपको दिखाई देंगे। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। तो आप लोग वीडियो के अंत तक देखिएगा और जो है समझिएगा। देखिए, कुछ लोग यहाँ
आएंगे, 2-4 प्रश्न देख करके छोड़ देंगे, लेकिन जो सीरियस ढंग से पढ़ने वाले होते हैं वो वीडियो के अंत तक देखेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि 1 नंबर का क्या महत्व है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे भरोसे तैयारी कर रहे हैं, ये मुझे बहुत खुशी की बात है। और हम जो चाहते हैं कि आपका रिजल्ट हो, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। पिछली बार बीपीएससी 2.0 में बहुत लोगों ने जो है हमारे माध्यम से तैयारी करके आज जो है जॉब में हैं, तो हम भी चाहते हैं कि आप लोग जो इसमें तैयारी करें उन सभी जॉब में जाएं, ताकि एक अच्छी सम्मानजनक प्रतिष्ठा मिल सके। मेरी पत्नी और भेड़िया किसका आत्मकथा है? मेरी पत्नी और भेड़िया किसका आत्मकथा है? तो ये जो है डॉक्टर धर्मवीर का आत्मकथा है, विकल्प ख सही हो जाएगा। ओम प्रकाश का प्रसिद्ध आत्मकथा है जूठन, जिसका प्रकाशन 1997 में हुआ था। और तुलसीराम का जो है मुर्दहिया और मणिकर्णिका है, मुर्दहिया और मणिकर्णिका है जो तुलसीराम का है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन आंचलिक उपन्यास है? निम्न में कौन आंचलिक उपन्यास है आपको बताने हैं। तो देखिए, आंचलिक उपन्यास का बात आएगा तो मेरा आंचल सबसे पहले रहेगा, जिसके रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु हैं। रतिनाथ की चाची जो है नागार्जुन की रचना है। और देहाती दुनिया जो है शिवपूजन सहाय का है। तो तीनों के तीनों जो है आंचलिक उपन्यास हैं। तो इसमें आंचलिक उपन्यास कौन है पूछा गया है, तो इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि तीनों जो रचनाएं हैं आंचलिक उपन्यास है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नींद क्यों रात भर नहीं आती किस एकांकीकार की रचना है? नींद क्यों रात भर नहीं आती किस एकांकीकार की रचना है, आपको जो है बतानी है। तो ये जो रचना है वो सुरेंद्र वर्मा का रचना है। नींद क्यों नहीं आती सुरेंद्र वर्मा का रचना है, विकल्प क सही आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है? देखिए, 8वां सर्ग में भी कालिदास आए हैं, आषाढ़ का एक दिन भी, और कंधे पे बैठा था सांप। तीनों रचनाएं जो है कालिदास से संबंधित है और नहीं पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा विकल्प ग हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों रचनाएं कालिदास के चरित्र से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उसमें वह सहृदयता और भावुकता ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। केशवदास के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? केशवदास के संबंध में ये जो कथन है वो किस आलोचक का है आपको बताने हैं। तो ये देखिए रामचंद्र शुक्ल का कथन है, विकल्प ख सही हो जाएगा। तो इस तरीका के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रैक्टिस सेट आज 5 हो रहा है और अगले दिन जो है 6-7 इसी तरीका से चलेगा। 10 प्रैक्टिस सेट लगभग हम इसमें कराएंगे और 6 to 8 का, 9 to 10 का, 11 to 12 का, 2.0 का जो प्रश्न पत्र है उसका प्रीवियस सेट करवा देंगे। और 3-1 में जो 9 to 10 का और 11 to 12 का होगा उसका भी, यानी 5 प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर वाला करवाएंगे और 5 जो है प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। लगभग 15 हो जाएगा। अब पिछले बार 15 करवा दिया गया है, लगभग 30 हो जाएगा। तो 30 प्रैक्टिस सेट आप कर दीजिएगा तो हमें लगता है कि 5 से 10-20 प्रश्न तो आराम से आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। 17वां प्रश्न है, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। यह कथन किस आलोचक का है? यह जो कथन है किस आलोचक का है आपको बताने हैं। तो ये जो कथन है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, विकल्प ग सही हो जाएगा। तुलसीदास के संबंध में ये कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है। मैं पूछता हूँ वो कौन है? देश की संसद मौन है। ये जो पंक्तियाँ हैं वो किसकी है आपको बताने हैं। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं, प्रगतिवादी पंक्ति है, तो आपको बताना है ये किसकी पंक्ति है। तो ये जो है सुदामा पांडे धूमिर की पंक्ति है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवाद को किसने बैठे ठारे का धंधा कहा है? प्रयोगवाद को किसने बैठे ठारे का धंधा कहा है? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है, विकल्प ख सही हो जाएगा। प्रयोगवाद का शुरुआत 1943 ईस्वी से
जो है अज्ञेय करते हैं और प्रयोगवादी कवियों को वे राहों का अन्वेषी कहते हैं। लेकिन नंद दुलारे वाजपेयी प्रयोगवाद को बैठे ठारे का धंधा कहते हैं। तो ये विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो यह कहें कि इनकी मधु वर्षा मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया। रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किसके संदर्भ में कहा है? ये जो कथन है वो किसके संदर्भ में है? तो ये जयशंकर प्रसाद के संदर्भ में कहते हैं। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का है? निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह जो है शमशेर बहादुर सिंह का है? तो देखिए, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, कार से होड़ है मेरी, ये तीनों जो है शमशेर बहादुर सिंह का है। और पूछ रहा है कौन है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है? भारतीय संविधान में किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है, आपको बताने हैं। तो देखिए, जहाँ भी राष्ट्रभाषा का चर्चा होगा तो सभी लोग फटाक से हिंदी को मार देंगे, लेकिन हिंदी जो है राजभाषा है और भारतीय जो है राष्ट्रभाषा किसे दिया गया है? तो भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर विकल्प अंग हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत का संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। ये आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण जरूरी है, क्योंकि आप लोग जानते हुए गलत बनाकर चले आते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया, सोई उसके पास। यह किस कवि की पंक्ति है? ये जो पंक्ति है किस कवि की है, आपको बताने हैं। तो ये जो पंक्ति है आप सभी को पता होना चाहिए, नागार्जुन की है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। किस आलोचक ने परपद्यवाद आंदोलन को रूपवाद या करावाद माना है? किस आलोचक ने परपद्यवाद यानी नकेनवाद को रूपवाद या करावाद माना है? तो इसको जो मानने वाले हैं वो बच्चन सिंह हैं। विकल्प क सही हो जाएगा। अब देखिए, नकेनवाद का चर्चा आएगा तो नकेनवाद क्या है? तो नकेनवाद को ही परपद्यवाद कहा जाता है, जिसका शुरुआत 1956 ईस्वी में होता है, जिसको 3 रचनाकार ने, नरेंद्र विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश ने मिलकर शुरू किया था। इसे जो है परपद्यवाद भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्य बंदर सभा किस शैली में लिखी गई है? बंदर सभा जो उनकी रचना है वो किस शैली में लिखी गई है? तो वो जो है रचना है पैरोडी शैली में लिखी गई है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्त धारा के कवियों में शामिल नहीं है? यानी इनमें से कौन से कवि हैं जो कृष्ण भक्त धारा के कवि नहीं हैं? तो देखिए, नहीं पूछ रहा है तो आपको देखना है नंददास हैं, ध्रुवदास हैं, दोनों जो है हैं, लेकिन नाभादास जो है राम भक्ति धारा के हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सर्वप्रथम विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किसने किया? तो विधेयवादी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग रामचंद्र शुक्ल ने किया। विकल्प ग सही हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, विद्यापति के संदर्भ में यह किसका कथन है? आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, विद्यापति के संदर्भ में यह किसका कथन है, आपको बताने हैं। तो यह जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का कथन है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किसके संदर्भ में है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये जो कथन है किसके संदर्भ में है? तो ये जो कथन है गोरखनाथ के बारे में ये लिखते हैं। विकल्प ग सही हो जाएगा, क्योंकि
नाथों और सिद्धों को स्थापित करने में हजारी प्रसाद द्विवेदी की महत्वपूर्ण योगदान है और ये जो है आदिकाल को आदिकाल नाम उन्हीं का दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? उपयुक्त पंक्ति किसकी है आपको बतानी है। तो ये जो पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय सीमा कब से कब तक माना है? रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय सीमा कब से कब तक माना है आपको बताना है। तो इन्होंने संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक माना है, विकल्प ख सही हो जाएगा। अगर ईस्वी में पूछेगा तो 57 ईस्वी माइनस कर दीजिएगा तो ईस्वी में हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सर्वप्रथम किस साहित्य इतिहासकार ने अपने ग्रंथ में काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास किया? यानी सर्वप्रथम वो कौन से साहित्यकार थे, इतिहासकार थे जिन्होंने ग्रंथ में काल विभाजन एवं नामकरण करने का प्रयास किया? तो नामकरण का जो है सर्वप्रथम और काल विभाजन का प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन हिंदी के प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माने जाते हैं? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन जो है हिंदी के प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माने जाते हैं आपको बताना है। तो राम प्रसाद निरंजनी माने जाते हैं इनके अनुसार, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। रीतिकार को श्रृंगारकार नाम किसने दिया? रीतिकार को श्रृंगारकार नाम किसने दिया? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया, विकल्प ख ग सही हो जाएगा। अब देखिए रामाशंकर शुक्लाचार्य ने कलाकार कहा है, मिश्र बंधु ने अलंकृत कार कहा है। ये आपको अच्छे से याद रखना होगा। रीतिकार को रीतिकार रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह किस विद्वान का कथन है? ये जो कथन है किस विद्वान का है आपको बताने हैं। तो ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देवनागरी लिपि के ठीक पूर्व की अवस्था क्या है? देवनागरी लिपि के ठीक पूर्व की अवस्था क्या है आपको बताने हैं। तो इसके ठीक पूर्व की अवस्था जो है कुटीर लिपि है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अंत में आपका कितना सही होता है कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि आपका तैयारी कैसा है। पिछले वीडियो में सभी लोगों ने अच्छा जवाब दिया, 73 नंबर हाईएस्ट गया था, जो कि अच्छा है। तो इसमें आपका कितना सही होता है जवाब दीजिएगा कमेंट करके, और जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करके चीज़ों को लेकर उपस्थित होते हैं ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। इनमें से कौन सा जो है संगत है? संगत पूछ रहा है कौन सा है। तो अवधी मिर्ज़ापुर में बोला जाता है, बिल्कुल सही है। ब्रजभाषा आगरा में, भोजपुरी जो है बलिया में। तो तीनों सही है। संगत पूछ रहा है तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। विकास की दृष्टि से प्रकृत की पूर्वकालीन अवस्था क्या है? विकास की दृष्टि से प्रकृत भाषा की पूर्वकालीन अवस्था क्या है? तो देखिए प्रकृत भाषा के पहले की अवस्था जो है पाली हो जाएगा, विकल्प ख सही है, क्योंकि संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश अवहट और हिंदी होता है। तो ये सही हो जाएगा, विकल्प ख। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। दीवार में एक खिड़की रहती थी, किसका उपन्यास है? दीवार में एक खिड़की रहती थी, किसका उपन्यास है आपको बताना है कि ये जो उपन्यास है किसका है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, तो दीवार में एक खिड़की रहती थी जो उपन्यास है वो आप सभी को पता होना चाहिए कि विनोद कुमार शुक्ल का है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। रहना सिंह किस कहानी के पात्र हैं? रहना सिंह किस कहानी के पात्र हैं आपको बताने हैं। तो देखिए रहना सिंह का जो पात्र है
वो उसने कहा था कहानी में है, जो कि विकल्प में नहीं है। तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, विकल्प ग सही हो जाएगा। क्योंकि रहना सिंह जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था, उसी का पात्र है। तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अब देखिए रोज कहानी किसका है, तो अज्ञेय का है, जो गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुआ था। विष के दास जो है नरेंद्र बिलोचन शर्मा का कहानी है। ठेस जो है फणीश्वर नाथ रेणु का कहानी है। तो ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी में सोनेट लिखने के लिए कौन जाने जाते हैं, यानी सोनेट लिखने के लिए कौन जाने जाते हैं। तो सोनेट का जहाँ भी चर्चा आएगा त्रिलोचन सिंह सबसे पहले आगे आएंगे, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की हिंदी कहानियों में चित्रित संघर्ष चाहे नैतिक हो, चाहे आर्थिक, पारिवारिक हो, चाहे राजनीतिक, आज की परिस्थिति का संघर्ष है। यह किसका कथन है। ये जो कथन है किसका है, तो ये गणपति चंद्रगुप्त का कथन है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, उपयुक्त पंक्ति किसकी है। उपयुक्त जो पंक्ति है किसकी है, तो ये जो पंक्ति है अज्ञेय की है, विकल्प क सही हो जाएगा। इनकी रचना है हिरोशिमा। उसी में जो है ये पंक्ति का चर्चा किया गया है। इसमें बता रहे हैं कि मानव का जो उगता हुआ सूरज था, यानी विकास के लिए जो मानव बनाया था अपनी, वही विकास उसको जो है निंगर गया है, यानी भाप बनाकर सोख दिया गया है। हिरोशिमा पे जब बम गिरता है परमाणु का, तो परमाणु आविष्कार एक महत्वपूर्ण खोज माना जाता है, लेकिन वही जो है सभ्यता को ख़त्म कर देता है। इसलिए इस जो है कटाक्ष करते हुए, व्यंग करते हुए कविता अज्ञेय लिखते हैं, जो कि बहुत मार्मिक कविता है। आप जब इसे पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि कितनी वेदन क्षमता है इनकी कविता में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, धीरज से रेसा रेसा रिझते हुए, सिरा सिरा छिड़ते हुए, प्रतीक्षारत है पत्थर। उपयुक्त पंक्ति किसकी है। उपयुक्त जो पंक्ति है वो किसकी है आपको बताने हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं वो अशोक वाजपेयी का है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़े ही जहरीली होती है, उक्त पंक्ति किस कहानी से ली गई है। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़े ही जहरीली होती है, उक्त पंक्ति किस कहानी से ली गई है, यानी ये जो पंक्ति है किस कहानी में उद्धृत है। तो ये कहानी का प्लॉट जो है कहानी उसमें उद्धृत है, विकल्प ग सही हो जाएगा, जिसके रचनाकार शिवपूजन सहाय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्मों की मौत पर किसकी कविता है। निम्मों की मौत पर किसकी कविता है, तो ये विजय कुमार की कविता है, विकल्प ख सही हो जाएगा। मुंबई में रहने वाले जो परिवार हैं उसमें जो नौकरानी होती है, काम करती है, वही युवा जो नौकरानी है उसी का चित्रण किया गया है कि कैसे भूखी रहती है, रूखी सूखी खाती है और अंत में वो मर जाती है, तो उसका खोज खबर देने वाला कोई नहीं रहता और उसका मौत एक समझ जाइए सामान्य घटना होता है, किसी को दर्द नहीं आता, उसी को इसमें जो दिखाया गया है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साइकिल की सवारी किसकी रचना है। साइकिल की सवारी किसकी रचना है आपको बतानी है। तो ये जो रचना है सुदर्शन का है, विकल्प क सही हो जाएगा, व्यंग्यात्मक रचना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से किस रचनाकार का संबंध बिहार से नहीं है। इनमें से किस रचनाकार का संबंध बिहार से नहीं है आपको बताने हैं। देखिए शिवपूजन सहाय का संबंध बिहार से है, आरसी प्रसाद सिंह का भी है, जानकी बल्लभ शास्त्री का है। तीनों का जो है बिहार से संबंध है और नहीं पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस तरीका के प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं, इसलिए मैंने सभी चीज़ों को समाहित करते हुए आपके जो है तैयारी को देखते हुए चीज़ों को समाहित किए हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भीष्म की प्रतिज्ञा किसका एकांकी है। भीष्म की प्रतिज्ञा किसका एकांकी है, तो ये जो एकांकी है वंशीधर श्रीवास्तव का है, विकल्प क सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहार के किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? बिहार के किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो देखिए 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाली बिहार की भाषा है मैथिली, जो 2003 में संविधान में शामिल किया गया था 8वीं अनुसूची में। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ व्याकरण के प्रश्न को देख लेते हैं। चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है? चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो जहाँ चांदी है तो एक द्रव्य है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वचन है? निम्नलिखित में कौन सा एक वचन है आपको बताने हैं। तो देखिए छाया जो है एक वचन है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी शब्दकोश में सदा का कर्म किस वर्ण के बाद आता है? सदा का जो कर्म है किस वर्ण के बाद आता है? तो देखिए सदा का जो क्रम है वो क के पश्चात आता है। विकल्प ग सही हो जाएगा। बीपीएससी ने इसे ग माना है, इसलिए ग हम लोग भी मानेंगे। सदा का जो संबंध है क्रम में वो क के पश्चात आता है, यानी क और आधा जो है क और स जो है मूर्धन्य सा मिल करके जो है बनता है। ये आपको ध्यान में रखना है, इसलिए क के पश्चात माना है तो हम लोग उसी को मानकर चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो ये इसमें जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेष का प्रमुख भेद कौन सा नहीं है? विशेषण होगा, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। विशेषण का प्रमुख भेद कौन सा नहीं है? तो विशेषण का प्रमुख भेद कौन सा नहीं है? तो गुणवाचक है, परिणामवाचक है, लेकिन असार्वनामिक विशेषण नहीं होता है। तो विकल्प को सही हो जाएगा, नहीं पूछा गया है। तो इस तरीक़ा से जो है आपको सिंपल प्रश्न देखने को मिलते हैं, लेकिन विकल्प में आपको फंसाने के लिए जो है इस तरीक़ा के बनाए जाते हैं, जो कि आपको देखने में तो सरल रखते हैं लेकिन आप लोग गलत बनाकर चले आते हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा और इन सब चीज़ों से बचिएगा, क्योंकि आपके लिए एक एक प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो है अच्छे से समझ बूझ कर जो है आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? कौन सा अशुद्ध शब्द है आपको बताने हैं। तो देखिए अशुद्ध शब्द कौन सा है ये आपको बताने हैं कि कौन सा इसमें जो है अशुद्ध है। तो देखिए अशुद्ध शब्द का जो है आगामी सही है, ये तो आपको पता चल रहा है। रगान भी सही है। तो इसमें विभत्स जो है अशुद्ध माना है बिहार ने, जबकि इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। विभत्स सही है। तो अशुद्ध शब्द माना है, इसलिए इनमें से कोई नहीं हो, लेकिन क माना है तो हम लोग क मानकर चलेंगे विभत्स को। विभत्स अशुद्ध शब्द माना है बोर्ड ने, तो इसको हम लोग मानकर चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनीवाचक शब्द है? कौन सा जो है शुद्ध वर्तनीवाचक शब्द है? तो देखिए क्षत्रिय ये गलत है, उज्ज्वल इस तरीक़ा से नहीं होगा, ये भी गलत है, दोनों गलत है। क्षत्रिय इस तरीक़ा से है, विकल्प को सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? निम्नलिखित में कौन सा जो है तत्सम शब्द है? तो देखिए तत्सम शब्द जो है स्नेह है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है? निम्नलिखित में कौन सा विदेशी शब्द है? तो देखिए चाय विदेशी शब्द है जो चीन से आया है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। रचना के आधार पर जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें कौन सा शब्द कहा जाता है? उन्हें कौन सा शब्द कहा जाता है? तो उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है आपको बतानी है। तो देखिए बालिका जजाति है, ये आकर्मक क्रिया है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? कौन सा जो है देशज शब्द है आपको बतानी है। तो देशज शब्द जो है परवल है।
विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है? कौन सा जो शब्द है रूढ़ शब्द नहीं है, आपको बताना है। तो रकरी, जरधारा, महर्षि, तीनों जो है रूढ़ शब्द नहीं है, यानी विकल्प घ सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। खारिज किस भाषा का शब्द है? खारिज जो है किस भाषा का शब्द है? तो ये अरबी भाषा का शब्द है। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी में का कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा जो है युग्म सही नहीं है, आपको बतानी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही है, महात्म्य का महात्म्य, ये भी सही है। तो तीनों जो है सही है, नहीं पूछा है, तीन में से कोई नहीं हो जाएगा। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसका भविष्य उज्ज्वल है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी है कौन सी है? कौन सी हो जाएगी? आपको सही उज्ज्वल कौन सा सही है, आपको बतानी है। तो देखिए उज्ज्वल इस तरीका से लिखा जाएगा, बिल्कुल क सही है, उज्ज्वल ये तरीका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटी आकृति का चमकीला वर्ग जो स्क्रीन पर किसी चिन्ह की स्थिति को स्पष्ट करता है, उसे क्या कहते हैं? ये जो है कंप्यूटर से संबंधित शब्द है, जिसको हिंदी में जोड़ा गया है। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कर्सर कहते हैं, जो तीर का निशान रहता है, इधर उधर घुमाने पर माउस को घूमता है। तो विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र के लेखक का क्या नाम है? कुरुक्षेत्र के जो रचनाकार हैं उसका क्या नाम है, आपको बताना है। तो कुरुक्षेत्र जो रचना है आपको बतानी है किसकी है। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है कुरुक्षेत्र, जो विकल्प में नहीं है। तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो रचना है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, जो विकल्प में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जसोदा हरि पारनई झुराबै, हरराबै दुधराई मरहाबै, जोई सोई कछु गाबै। उक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? इसमें कौन सा रस आया है? तो देखिए इसमें माँ और बेटे के साथ जो है रिश्ता को दर्शाया गया है, तो वात्सल्य रस दिखाई देता है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा के उद्भव का कार्य माना जाता है, यानी हिंदी भाषा के जो है विकास का जो कार्य है कब से माना जाता है? तो हिंदी भाषा का जहाँ भी चर्चा आएगा विकास से संबंधित, तो सीधे 1000 ईस्वी से माना जाता है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में क्षमाशील, गंभीर, स्थिरचित्त, स्वाभिमानी एवं दृढ़ प्रतिज्ञा नायक को कहा गया है। क्या कहा गया है, आपको बताने हैं। तो वैसे नायक को धीरोदात्त कहा गया है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन शब्दों पर रिंग वचन कारक का कोई प्रभाव ना पड़े वे कहलाते हैं, वे कौन से शब्द कहलाते हैं? तो अविकारी शब्द कहलाते हैं। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कांटा निकालना मुहावरे का सही अर्थ है। कांटा निकलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कांटा निकलना मुहावरे का सही अर्थ है बाधा दूर होना। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुख देने वाले के लिए एक शब्द क्या है? सुख देने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो सुखद हो जाएगा। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ राजा भोग, कहाँ गांगू तेरी, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ये जो लोकोक्ति है उसका क्या अर्थ है? तो उच्च और साधारण की तुलना कैसी। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ देखिए ये गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ करके आपको जवाब इससे संबंधित देने हैं। तो सबसे पहले हम लोग गद्यांश पढ़ते हैं। तो साहित्योन्नति के साधनों में पुस्तकालयों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा साहित्य के जीवन की रक्षा, पुष्टि और अभिवृद्धि होती है। पुस्तकालय सभ्यता के इतिहास का जीता जागता गवाह है। इसी के बल पर वर्तमान भारत को अपने अतीत गौरव पर गर्व है। पुस्तकालय भारत के लिए कोई नई वस्तु नहीं है। लिपि के आविष्कार से आज तक लोग निरंतर पुस्तकों का संग्रह करते रहे हैं। पहले देवालय, विद्यालय और नृत्यालय इन संग्रहों के प्रमुख स्थान होते थे। इनके अतिरिक्त विद्वान जनों के अपने निजी पुस्तकालय भी होते थे।
मुद्रण कला के आविष्कार से पूर्व पुस्तकों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात नहीं थी। आजकल साधारण स्थिति के पुस्तकालय में जितनी संपत्ति रखती है उतनी उन दिनों कभी कभी एक एक पुस्तकालय की तैयारी में रख जाया करती थी। भारत के पुस्तकालय जो है संसार भर में अपनी शान रखते हैं। प्राचीन काल में यही स्थिति रही। चीन, फारस प्रभृति सुदूरवर्ती देशों में से झुंड के झुंड बिना अनुयायी जो है लंबी यात्राएं करके भारत पढ़ने आया करते थे। अब देखिए इससे संबंधित जो प्रश्न है उसका जवाब देना है। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है? उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक कौन सा सही है? तो पुस्तकालय और भारत ये उपयुक्त जो है शीर्षक माना है बिहार ने, बीपीएससी बोर्ड ने, यानी बिहार लोक सेवा आयोग ने इसे माना है सही। तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तकों का संग्रह करना आज की तरह की सरल बात नहीं थी। तो कैसे नहीं सरल थी आपको बताना है। तो मुद्रण कला के आविष्कार से पहले सरल नहीं थी। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में भारत का बड़ा महत्व था। क्यों महत्व था आपको बताने हैं। तो क्योंकि भारत में विश्व के अनेक सुदूर स्थित देशों से विद्यार्थी पढ़ने आते थे, इसलिए महत्व था। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। पुस्तकालय भारत की ये नई वस्तु नहीं है। क्यों नहीं है आपको बताने हैं। तो देखिए ये भी इसमें कौन से नहीं पूछा है। तो नहीं पूछा है तो देखिए क्योंकि भारत में आरंभ से ही ज्ञान विज्ञान पाठन होता है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि भारत में ज्ञान की परंपरा नहीं रही है, ये देखिए सही है। क्योंकि भारत रूढ़िवादी, सभी पूछ रहा है तो कौन सा सही नहीं है ये पूछा, तो इसका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो इस तरीक़ा के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। साहित्य की उन्नति का महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो साहित्य की उन्नति का महत्वपूर्ण साधन पुस्तकालय है। विकल्प ग सही हो जाएगा। तो इस अभ्यास सेट के 80 प्रश्नों में आपका कितना सही हुआ है हमें आप कमेंट करें, ताकि हम समझ सकें कि आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा है या नहीं। और जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप बीपीएससी 3.0 का तैयारी कर रहे हैं और नोट्स प्रैक्टिस सेट नहीं है तो 249 रुपया मेरे नंबर 72 61 81 53 07 पे जो है पेमेंट कर दीजिएगा, फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम। और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो हम इधर से जो है आपको नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप स्टेट पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं और नोट्स प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो 199 रुपया इसी नंबर पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो हम नोट्स और प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा देंगे। अगर आप स्टेट पेपर 1 हिंदी का तैयारी कर रहे हैं और नोट्स प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ जो है PDF भेजा गया है, वहाँ से डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से जुड़कर अपनी तैयारी को जो है गति प्रदान कीजिए। मेरे चैनल जो है आपके लिए हमेशा तत्पर है और कितने लोगों को जो है अपने मुकाम पे पहुंचाया है और आपको भी पहुंचाएगा, यही मेरा दायित्व है, यही मेरा उद्देश्य है। तो आपके लिए हम मेहनत करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए।